जय हिंद साथियों। क्लासेस में हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं रसायन विज्ञान से रिलेटेड, जिसके लिए हम लोगों ने शुरू किया रुक्मिणी पब्लिकेशन। थर्टी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन करेंगे तो 20 क्वेश्चन प्लस 30 क्वेश्चन, ये टोटल आपका हो जाएगा 50 क्वेश्चन, ठीक है। ये नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 होमवर्क के लिए दिया था कि वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। ठीक है, शरीर के लिए आवश्यक है, अति आवश्यक है। ऑक्सीजन को तनु करती है, जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22। दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है, ठीक है। आइसोटोनिक कब कहेंगे? उनका परासरण ऑस्मोटिक दबाव दाब समान हो, उनकी सांद्रता बराबर हो, उनमें एक ही विलय घुले हो, उनका वाष्प दाब समान हो। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उनका परासरण दाब समान हो। दो विलयनों जब उनका परासरण ऑस्मोटिक दाब समान हो तब उन्हें आइसोटोनिक कहा जाएगा। तो 22 क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 में आ जाते हैं। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है, कैसे होता है? तरल में होता है, गैसीय होता है, ठोस होता है या विलयन में होता है? कभी आप लोगों ने सिलेंडर को हिला करके देखा होगा, उसमें छलकने की आवाज आती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो तरल पदार्थ है। अब तरल तो होता नहीं है, क्योंकि वो तो गैस है, रसोई गैस है। तो वो तरल कैसे हुआ? तो किसी भी गैस को अगर हम कंप्रेस कर दें, ठीक है, कंप्रेस मतलब दबाव कर दें, तो दबाने से वो गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैस से वो तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। तरल अवस्था में क्यों हो जाएगा? क्योंकि गैस के अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, और तरल के अणु पास में होते हैं। तो जब हम कंप्रेस करेंगे तो इन अणुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा। गैस एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस तरल अवस्था में रहता है। ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होता है। अंतरा आणविक बल, वो दो अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं, ठीक है। आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बल को हम क्या कहते हैं? विलयन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या हो जाएगा हमारा? रसोई गैस किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन और इथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है।
अधिक में अधिक 65% मिथेन होता है। वैसे देखा था इन तीनों में सबसे अधिक किसमें होता है, तो सीएनजी में होता है। ठीक है, ये तीनों का अपना अपना सीएनजी में 85%, नेचुरल गैस में 83% और बायोगैस में 80। मतलब उसका कंडक्ट अलग है, लेकिन गुड कंडक्टर है एवं विद्युत का कुछ अलग बैड कंडक्टर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा, एंजाइम कैसे पदार्थ है? तो जल में घुलनशील होते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं, वाहिका वाहिनी ग्रंथि में उत्पन्न होते हैं, विषाणुवी बीमारियों के संक्रमण को रोकते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलने का काम करते हैं एंजाइम। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 29, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? कुछ अधिक होता है, बराबर होता है, कम हो जाएगा, लगभग बराबर। देखिए कुछ अधिक हो जाता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्योंकि इसमें फेरस और फेरिक के कुछ कंपाउंड बनते हैं, जिसकी वजह से इसका जंग लगे हुए लोहे का वजन बढ़ जाता है। यह नमी के कारण होता है। जंग लगे हुए लोहे का वेट बिना जंग लगे हुए लोहे से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, परम शून्य ताप क्या है? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभ बिंदु। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय अवस्था में होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। ऑप्शन बी सही होगा। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य ताप एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल कहा जाता है। ताप मापने का वह पैमाना जिसमें -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य माना जाता है, परम ताप पैमाना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ईंधन को जलते समय उनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं वे वातावरण में आ जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बदल जाते हैं, परिवेश के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, हाइड्रोजन में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ईंधन के जलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाइट्रोजन है। देखिए दो तरीका है, एक तो भार के अनुसार होता है, परसेंटेज के अनुसार होता है। तो नाइट्रोजन जो है परसेंटेज के अनुसार नाइट्रोजन नंबर 1 पे है, और भार के अनुसार अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे है। ठीक है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख व्यापारिक उपयोग अमोनिया के उत्पादन में होता है। हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था NH3, अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3, इसके उत्पादन में होता है। और अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है? तो वो है हैबर विधि। किस विधि से? हैबर विधि से। ठीक है, हैबर विधि का नाम याद रखेंगे। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में तथा उच्च ताप मापने वाले तापमापी में भरने के काम में आता है। ठीक है,
कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस पर क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, एनिलिंग कहेंगे, गैल्वेनाइजेशन कहेंगे, या वल्केनाइजेशन कहेंगे? तो इसको गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। लोहे, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की एक परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, जस्ते की, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, और वल्कनीकरण क्या होता है? प्राकृतिक रबड़ में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ है कौन सा? सोडियम क्लोराइड है, शर्करा है, कैल्शियम फास्फेट है, या कैल्शियम सल्फेट है? तो कैल्शियम फास्फेट होगा। पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। ऑप्शन सी आंसर सही है। रासायनिक रूप में शुष्क हिम ड्राई आइस है। ड्राई आइस किसको कहते हैं? आसुत जल से बना हुआ हिम। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, उपशून्य तापमान पर रखा हिम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं? शुष्क हिम या ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, शुष्क बर्फ का प्रयोग रेफ्रिजरेशन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है नियॉन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लोरीन। सामान्य वायु के नमूने में क्लोरीन गैस उपस्थित नहीं होती, क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है, क्लोरीन गैस बनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्लोरीन गैस बनाने की कौन सी विधि है, क्लोरीन गैस किस विधि से बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है? ये पूछ रहा है कि उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं को रोक सकता है। देखो, रोकता तो नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही गलत हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में सहायता करता है, ये प्रारंभ करने में भी सहायता नहीं करता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। ठीक है, ये कैटालिसिस जो होता है वो चाल बदल देता है। ऑप्शन सी सही होगा, रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को घटाता है। घटाता नहीं कह सकते, चेंज करता है, बदलता है, ज्यादा या कम कर सकता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। 30, क्वेश्चन नंबर 38, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है किसमें? इस्पात में, कच्चा लोहा में, पिटवा लोहा में, या ढलवा लोहा में? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पिटवा लोहा में। ठीक है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा पिटवा लोहा में होता है, मतलब पिटवा लोहा सबसे उच्च क्वालिटी का लोहा हो जाएगा। इसमें कार्बन 0.12% से 0.25% होता है। इस्पात या लोहा कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिश्र धातु एलॉय है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 1.5% तक होती है। ठीक है, 1.5%। ढलवा लोहा क्या होता है? इसमें कार्बन की मात्रा 2.5% होता है, इसी कारण यह कठोर एवं भंगुर होता है। ठीक है, कठोर भी होता है, और तोड़ने पर ये टूट जाएगा। भंगुर मतलब होता है तोड़ने पर टूट जाएगा, पीटने पर टूट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बचाने वाला, सॉरी, सड़ने से बनने वाला मार्स गैस है कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मीथेन गैस। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से कौन सा गैस बनता है? तो वो मीथेन गैस बनता है। कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व सड़ने से बनने वाला मार्स गैस मीथेन है। ठीक है, मीथेन है। क्वेश्चन नंबर 40, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या नाइट्रिक अम्ल? तो देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बैटरियों में इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4, H2SO4 होता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल सिरका विनेगर में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका या विनेगर में पाया जाता है। विनेगर इंग्लिश में, सिरका हिंदी में। सिरका की प्रकृति अम्लीय है, क्योंकि इसमें क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक होता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 में ये इसका आंसर है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका की प्रकृति अम्लीय होती है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या हो जाएगा? नींबू तथा संतरे में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? ठीक है, एसिटिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू या संतरे में साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्यूरिफिकेशन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होता है? क्लोरीनीकरण, आसवन, फिल्टरन या निस्तारण। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्लोरीनीकरण। जल की आपूर्ति या जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन करना है, ठीक है, मतलब कि लोगों को बांटने के लिए, मतलब पीने के लिए जैसे प्रयोग करते हैं कुएं वगैरह में, जल में क्या होता है, क्लोरीन डाल देते हैं। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन प्यूरिफिकेशन क्लोरीनीकरण प्रक्रिया से होता है, ठीक है, पाइपों के माध्यम से बांटा जाता है, शहरों में ऐसा होता है एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर 44, शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या है? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल या एथिलीन। तो ऑप्शन बी सही होगा, एथिल एल्कोहल बनता है। शर्करा का किण्वन करते हैं, देखो जैसे वाइन जो बनाते हैं, वाइन बनाने के लिए ये आपका एथिल एल्कोहल क्या है, वाइन है, ठीक है, वाइन है एक तरह से, ठीक है। तो इसका एथिल एल्कोहल आपका जो होता है ये वाइन होता है, ठीक है। इसका निर्माण शर्करा के किण्वन से होता है, ठीक है। तो इसमें जो बनने वाला मुख्य यौगिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल हो जाएगा। शर्करा के किण्वन के पश्चात एथिल या इथाइल अल्कोहल बनता है। फर्मेंटेशन किण्वन जैसे वैसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई कार्बनिक जटिल पदार्थ एंजाइम द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है, किण्वन कहलाता है, ठीक है। जैसे ये आपका क्या हो जाएगा, C12H22O11 प्लस H2O, ठीक है, ये आपका शर्करा हो जाएगा, चीनी शर्करा, ठीक है। इसमें यीस्ट मिला दिए और इन्वर्टेज कर दिए, तो अब यहाँ C6H12O6 ग्लूकोज बना, C6H12O6 ग्लूकोज बना, C6H12O6 फ्रक्टोज बना, ठीक है। फिर यहाँ C6H12O6, फिर ये इसमें यीस्ट और जाइमेज मिला दिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक तरह से कैटलिस्ट नहीं होते, कैटलिसिस उत्प्रेरक, उनकी तरह के ये काम करते हैं, ठीक है। C2H5OH ये फार्मूला किसका होता है, एथिल एल्कोहल का, ठीक है। इसको एथेनॉल भी कहते हैं, इसको एथेनॉल भी कहते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, नाइट्रोजन का द्रवीकरण लिक्विफिकेशन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन, नाइट्रोजन का में परिवर्तन, वायुमंडल की नाइट्रोजन का पिंडन या सॉलिडिफिकेशन। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के अंतर्गत वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कास्ट कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, नाइट्रोजन और अक्रिय गैसों की उपस्थिति में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या बनाना है, कास्ट कोयला बनाना है, तो हमको बिना ऑक्सीजन के हम लकड़ी को जलाएंगे तो हमको कास्ट कोयला मिल जाएगा, ठीक है। कास्ट कोयला मतलब लकड़ी से बनने वाला कोयला, ठीक है। बनाने के लिए लकड़ी को वायु की अनुपस्थिति में जला देते हैं, तो क्या बन जाएगा, हमको लकड़ी का कोयला बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, जंतु चारकोल प्राप्त होता है, जंतु चारकोल किसे प्राप्त होता है, हड्डियों के भंजक आसवन से, वायु के संपर्क में जंतुओं की हड्डियों के जलने से, जंतुओं के मांस के जलने से, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से हमें क्या मिल जाएगा, जंतु चारकोल मिल जाएगा। जंतु चारकोल वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत या तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, स्पंज, सल्फर या क्लोरीन, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, सल्फर। सल्फर मिलाने से प्राकृतिक रबड़ अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ होता है, ठीक है। प्रत्यास्थ मैंने बता दिया था, प्रत्यास्थता क्या होता है, जो लोग नहीं देखे वो फिजिक्स में प्रत्यास्थ शब्द का पूरा प्रत्यास्थता पर एक चैप्टर ही है क्लास 11th में, प्रत्यास्थता, ठीक है, इसको इलास्टिसिटी कहते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 49, फोटोग्राफिक प्लेटों को, ये क्वेश्चन नंबर 49, फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढककर रखा जाता है, क्यों कागज के सेल्यूलोज एसीटेट को ताजा रखना आवश्यक है, सूर्य की किरणें काले कागजों के द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाती है तथा फिल्म डेवलप में सहायता होती है, प्लेट पर लगा सिल्वर रजत ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है, काला कागज उसे प्रकाश संपर्क में नहीं आने देता, ठीक है। तो काला कागज रख देते हैं,
और सिल्वर ब्रोमाइड का धात्विक चांदी में बदलना आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील, अति संवेदनशील मतलब रिएक्शन जल्दी से कर लेगा, इसीलिए इसको काले कागज से ढक कर रखा जाता है। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला AgBr हो जाएगा। प्रकाश के अति संवेदनशील होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये। क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण क्लोराइड को क्लोरीन में बदलने की प्रक्रिया है। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना है। क्लोरीन बनाने की एक रासायनिक अभिक्रिया है। लवण का बनना जिसमें जिनमें क्लोरीन होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालते हैं इसको शुद्ध करने के लिए, क्लोरीनीकरण उसे कहते हैं। अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डाला, क्लोरीनीकरण कहलाता है, क्लोरीनीकरण कहलाता है। देखिए आज हम लोग 30 क्वेश्चन अपना 30 क्वेश्चन कर लिए हैं केमिस्ट्री का। तो हमारा टोटल 30 प्लस 20 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 50। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हुए आप लोग पूरा तैयार कर लीजिए। इसी से रिलेटेड आगे के क्वेश्चंस भी आते रहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कर लेते हैं आज। देखिए RRB NTPC ने फॉर्म भरवा लिया। फॉर्म 75 लाख प्लस पढ़ चुके हैं। ठीक है, 75 लाख प्लस। अब यहाँ एक चीज देखने वाली बात यह है कि कंपटीशन तगड़ा हो रहा है, तो तैयारी आपको तगड़ी रखनी पड़ेगी। जीएस जो होता है वो आपका बहुत ब्रॉड है। जीएस में अगर देखा जाए तो एक तो आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा, ठीक है, और एक करंट अफेयर्स हो जाएगा जिसको हम सीए कहेंगे। ठीक है, कुछ जीके के भी पोर्शन होते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्टैटिक पोर्शन में देखें तो फिर हमें आ जाएगा एक ह्यूमैनिटीज में हो जाएगा। ह्यूमैनिटीज मतलब जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। ठीक है, थोड़ा देखिए लिखने का स्टाइल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, इसको आप लोग एडजस्ट करेंगे, मैं इसीलिए बोलते जा रहा हूँ। हाँ तो देखिए हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉलिटी हो जाएगा और इकोनॉमिक्स। फिर आपका आ जाएगा साइंस। साइंस में 3 पोर्शन हो जाते हैं। एक हो जाता है फिजिक्स, दूसरा हो जाता है केमिस्ट्री और तीसरा हो जाता है बायोलॉजी। फिर आ जाता है आपका एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, और साइंस एंड टेक, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। और एक पोर्शन आपका हो जाएगा करंट अफेयर्स। इतना ढेर सारा आपको जीएस में पढ़ना है। जीएस में टोटल क्वेश्चन आएंगे 40 जनरल अवेयरनेस में। तो काफी ब्रॉड है और इसकी तैयारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, ठीक है, लगाते रहना है। और आपको मॉक टेस्ट भी लगाते रहना है। ठीक है, मॉक टेस्ट भी लगाते रहना। मॉक टेस्ट आप लोगों को कहाँ से मिलेगा? मॉक टेस्ट आपको समय आने पर हम खुद प्रोवाइड करा देंगे। और अगर आपको जल्दी लगाना है तो मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल है जिसके मॉक आप लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग कोशिश करिए कि इसी रुक्मिणी पब्लिकेशन की किताबें आती हैं मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की, अ, और आती है आपकी रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग की, और आपका जीएस जीके की। ठीक है, इसको आप ले लीजिए अगर अलग अलग मिल जाए तो। ठीक है, वैसे आपको इसका कंबाइंड जितने सीबीटी पेपर्स हैं उसकी भी बुक मिल जाएगी। ठीक है, मैं इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये किताब वाकई अच्छी है और मैंने भी इससे तैयारी किया था। आज मैं स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए मैं इस बुक को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये बुक काफी अच्छी है, इसमें एक्सप्लेनेशन वगैरह काफी अच्छे दिए हुए हैं। आज तक के इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।